नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड तारक रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब, पहले तो कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसमें ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, जाहिर है हमने पहले भी बात की और गवर्नमेंट का बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था कि भाई हम इस शराइत पे जाएंगे, उस पर। डू यू सी द गाय इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, लाइक कल वो जब बोलेगा तो आप क्या समझते हैं? और फिर वहाँ पे हमारे तो पीएम साहब वहाँ पे हैं और शायद आप मुझे बता रहे हैं, पहले तो मैंने सुना था कि शायद नेतन्याहू खुद आएगा, अब सुना है कि शायद वो उसका अपना वज़ीर ख़ारजा को भेजेगा। हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट दिस प्रोसेस? देखिए काजी साहब, बोर्ड ऑफ पीस के अलावा हमारे पास क्या चाह रहा है? क्या अल्टरनेट ऑप्शन है? डू वी हैव एनी अल्टरनेट ऑप्शंस? कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो बजाय कि बाहर बैठे इसमें बैठ के हिस्सा लेना चाहिए। और पाकिस्तान अरब वर्ल्ड के बाद वाहिद मुल्क है जिसको इसमें इस्लामिक मुल्क में डाला गया है इसके अंदर से, और पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और पाकिस्तान वो करेगा, बाकी जो 7 इस्लामी ममालिक हैं जो बोर्ड ऑफ पीस के हिस्सा हैं, जो फ़लस्तीन अवाम की फेवर में होगा। हमारी प्रेजेंस फ़लस्तीन के लिए उसकी मदद करेगी, उसकी ढारस बंधाएगी, उनकी जो सफरिंग है उसको एलिवेट करेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी। और फ़लस्तीन अथॉरिटी ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, हमास ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये जो 8 ममालिक हैं इस्लामिक, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, टर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये मिल के काम करेंगे। और हमने ये डिसाइड कर लिया है। कल यहाँ पे एक तमाम इनके एम्बेसडर्स की कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें एलामिया भी जारी किया गया कि हम जो फैसला करेंगे या स्टांस लेंगे वो यूनानिमस होगा। हम यूनिटी के साथ 8 मुल्क जो हैं, जी 8 मुल्क, हम बोर्ड ऑफ पीस में जो भी डिसीजन लेंगे 8 मुल्क इस्लामी ममालिक वो इकट्ठे लेंगे। और ये बड़ा अच्छी है, खुशहाल बात है। तो मेरा ख्याल है हमें पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए बातचीत हो रही है। ठीक, अगर ये तो बात ठीक है कि हम जो है वो बोर्ड ऑफ पीस में जो है उस फ़लस्तीनी अवाम के लिए जा रहे हैं और अमन के लिए जा रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कल जो इजलास होगा उसकी आप क्रेडिबिलिटी कैसे देखते हैं कि वहाँ पर जो फ्रीक है, जो मुतासरा फ्रीक है फ़लस्तीन, उसका नुमाइंदा नहीं होगा, लेकिन इजराइल ज़रूर होगा। और इजराइल का अगर वहाँ पर जो वज़ीर ख़ारजा आता है तो हमारे वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पर होंगे। क्या वहाँ पर हैंडशेक हो सकता है या पाकिस्तान जो है वो हैंडशेक से बाइकआउट करेगा? दूसरा सर ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा होने जा रहा है? खबरें ये हैं कि दिफाई मुआहदा हो चुका है। देखिए यहाँ तक यहूदियों का तल्लुक है, जब कुरान शरीफ कह देता है कि उसमें यहूदी आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर वो दोस्त हमारे नहीं हो सकते। बट देखिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यहूदी मस्जिद नबी में आके बातचीत करते रहे और हमारे हजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको विजिट भी करते रहे। तो हैंडशेक में तो देखिए कोई मजाक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा स्टांस है कि जो हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया, हमारे जो परमानेंट नुमाइंदे हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि आप ऑक्यूपायर हैं, इजराइल यू आर एन ऑक्यूपायर, आप सुप्रेसर हैं, आप एग्रेसर हैं और आपने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। यही हमारा स्टांस है। और हमने हमारा ये है कि तमाम इलाके खाली करें, इंक्लूडिंग वेस्ट बैंक, गजा से वापस जाएं और ईस्ट जेरूसलम जो है वो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा और 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये हमारा स्टांस है। और 1967 के बॉर्डर से पहले जो सिचुएशन थी उस पर अब फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी। न सिर्फ ये हमारा स्टांस है बल्कि बाकी 7 इस्लामी ममालिक उनका भी ये स्टांस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें बेहतरी आएगी। अब देखना यह है कि वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा घर बनाएंगे, वहाँ 200 से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, वहाँ 70 से ज़्यादा हेल्थ यूनिट बनाएंगे, वहाँ सोशल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे और गज़ा की पट्टी है उसको डेवलप किया जाएगा और अगले 10 सालों में गज़ा की मईशत $10 बिलियन से बढ़ जाएगी। अब बातें तो ये अच्छी लग रही है थ्योरेटिकली, अब कितना प्रैक्टिकली होती हैं वो देखना होगा। बट खुशहाल बात है कि बात आगे चल रही है, द बॉल इज़ रोलिंग और हम उम्मीद करनी चाहिए कि इसका इजराइल अल्टीमेटली मजबूर हो जाएगा कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाए। अच्छा जनरल साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक इस इलाके में बिल्ड अप तो हो रहा है और एक बड़ा सख्त बयान आयतुल्लाह ख़ुमैनी का आया कल कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप बहुत ताकतवर हैं बट वी आर हेलो सर, मुआहदे के हवाले से भी फरमाइएगा जनरल साहब, मुआहदे के हवाले से भी फरमाइएगा। जो बात हो रही है कि जो यूएई के साथ पाकिस्तान का कोई स्ट्रेटजिक मुआहदा होने जा रहा है और ये भी खबर आ रही है कि शायद वो मुआहदा हो चुका है। देखिए अगर मुआहदा होगा तो फिर खबरों में बात आ जाएगी ना। यूएई के अलावा बाकी अरब ममालिक भी हैं जिसमें कतर भी शामिल है और ममालिक ने भी डिज़ायर शो की है कि पाकिस्तान के साथ वो स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहते हैं।
अगर होगा तो देखें इसका पता चल जाएगा। हाँ, अलबत्ता सऊदी अरेबिया के साथ जो है हमारा एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक जो है एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, जिसमें वो $10 बिलियन से एक यहाँ रिफाइनरी लगाना चाहते हैं। रिको देख में उन्होंने $540 या $70 मिलियन प्लेज किए हैं, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। $150 मिलियन वो बलूचिस्तान की आवाम के लिए देना चाहते हैं। तो देखिए सऊदी अरेबिया के साथ जो है हमारा डिफेंस एग्रीमेंट के बाद जो एक्चुअल चीज़ मैटर करती है पाकिस्तानी आवाम के लिए, वो हमारा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक उनके साथ। साहब, ये बहुत बड़ी खबर जो है वो आप दे रहे हैं कि अब सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बाद जो है वो अब इकोनॉमिक मुआहदा भी होने जा रहा है। तो क्या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आकर इस मुआहदे पर साइन करेंगे या वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब जाएंगे? देखिए, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, इस पे आपने शायद बयान सुना होगा। यहाँ के जो उनके सफ़ीर हैं नवाब साहब, उन्होंने दिया है कि इस पर हम काम कर रहे हैं और जल्द या तो हमारे वज़ीर आज़म साहब वहाँ जाएंगे या शहज़ादा जो मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान आएंगे, और इस एग्रीमेंट पे बात बहुत आगे जा चुकी है। तो ये बड़ी खुशहाइंद बात है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ तरक्की करेगा, मजबूत होगा इकोनॉमिकली, और हर आने वाले दिन के साथ हमारी और सऊदी अरेबिया की और मिडिल ईस्ट के ममालिक की दोस्ती जो है मजबूत से मजबूत तर होगी। और ये सब कुछ पाकिस्तानी अवाम के जो है मफाद को सामने रख के किया जा रहा है। अच्छा जल साहब, अब आदर आते हैं कि ईरान का मामला है, बिल्डअप तो है। आयतुल्लाह खुमैनी उन्होंने फरमाया था कि भाई ठीक है, यू हैव गॉट ह्यूज मिलिट्री पावर तो है, बट वी आर केपेबल ऑफ ड्राउनिंग या सिंकिंग रादर। जी बिल्कुल। वो आपके और वो किस बड़ा सख्त बयान दिया आयतुल्लाह साहब ने। तो जी देखिए, बड़ा सख्त बड़ा क्लियर बयान उन्होंने दिया है कि अगर आपने हमें स्ट्राइक किया तो हम आपके जो जहाज़ हैं इनको हम डुबो सकते हैं। हमारे पास ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है, हमारे पास मिसाइल बोट्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स हमारे पास हैं, और अगर हम पे अटैक हुआ तो हम आपको भी जवाब देंगे, आपके जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट उन पे भी अटैक करेंगे। इसी नुक्ते को जो है वो आगे ले जाऊंगा और आपसे रहनुमाई चाहूंगा। जब हम अमेरिका और ईरान की बात करते हैं और इस बयान को अगर उसकी रोशनी में बात करते हैं तो सामने वाज़े नज़र आ रहा है कि अमेरिका ईरान ने एक उसको मालूमात हासिल थी, और वो मालूमात हासिल है कि अमेरिका के पास कहाँ कहाँ पर हथियार मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पर जो है वो रडार हैं, कहाँ पर F-35 हैं, कितने F-35 हैं, कितने डिस्ट्रॉयर हैं, कितने जो है वर्टिकल रॉकेट लॉन्चर हैं और मिसाइल लॉन्चर हैं। ये सारी मैपिंग ईरान ने कर ली, लेकिन अमेरिका से मैपिंग नहीं हो पाई आज तक, जो कि उनको मिलिट्री मशीरों ने भी कहा ट्रंप को कि हमसे मैपिंग नहीं हो पाई, इसलिए हमला ना कीजिएगा, कहीं खतरनाक ना हो। कौन सी टेक्नोलॉजी ईरान के पास है और कहां से आई टेक्नोलॉजी सर जो इतनी बड़ी मैपिंग हो गई? देखिए, ईरान को बड़े अरसे से, जैसे आपको पता है कि वो स्ट्रेटेजिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चला रहा था, और अभी लेटेस्ट भी देखें ये चीज़ें खुद जो है इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं कि अभी भी वहाँ पे तकरीबन 408 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% इनरिच हो चुका है वो ईरान में मौजूद है, और 920 केजी के करीब टोटल है जो यूरेनियम वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे वहाँ इनरिच होकर पड़ा हुआ है। और अगर 42 केजी जो है यूरेनियम अगर 60 से 90% कर ले तो ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है। बट उनके जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम लीडर खamenei साहब, उन्होंने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहता, और हम जो है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखें, जो बातचीत इनके 2 राउंड तो बातचीत के हो चुके हैं, और दोनों के बाद जो खबरें आई हैं वो मिली जुली हैं, बट ज़्यादा पॉजिटिव है कि जेडी वांस ने भी कहा कि हमें लगता है कि अब उम्मीद नहीं, ऐसा मौका नहीं आएगा कि अमेरिका को उस पर ईरान पे हमला करना पड़े। और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची साहब, उन्होंने भी कहा है कि अब बातचीत मुस्बत तौर पे चल पड़ी है, तो अमेरिका को भी ईरान जो है अब ताकत के इस्तेमाल की जो ज़बान कर रहा है उससे परहेज़ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ईरान और जो है अमेरिका बेटर सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि इसमें स्टेक ज़्यादा अमेरिका की है। देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है इस वक्त, इतना बड़ा बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन वाला लेकर आया हुआ है, 55-60 हज़ार उनके ट्रूप्स पर्शियन गल्फ में हैं, और अगर उन्होंने इनमें से चंद जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा दिया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। अमेरिका इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता एक कॉन्फ्लिक्ट जो है पर्शियन गल्फ के अंदर। तो मेरा ख्याल है बेटर सेंस विल प्रिवेल और मामला आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे।